अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय लेक्चर इज़ मलेरिया। तो सबसे पहले आपको मलेरिया के बारे में बताना चाहिए कि मलेरिया क्या होता है। मलेरिया का सेकंड नेम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम बेसिकली खुद मलेरियल पैरासाइट है। जब भी मस्कीटो बाइट करता है आपकी ह्यूमन स्किन पे तो मस्कीटो के अंदर सलाइवा होता है, उस सलाइवा के अंदर होता है प्लाज्मोडियम। वो प्लाज्मोडियम हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जाता है। ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जब वो सर्कुलेट करता है तो आपके जिगर को और आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको डैमेज करना शुरू कर देता है। जब उनको डैमेज करना शुरू कर देता है तो लीवर के अंदर जो हेपेटोसाइट सेल्स होते हैं वो भी मजीद अफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से आपको मलेरिया हो सकता है। अब सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि मलेरिया का सेकंड नेम प्लाज्मोडियम है। अब प्लाज्मोडियम को आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज आल्सो कॉल्ड मलेरियल पैरासाइट। अब ये कौन सी डिजीज से बिलोंग करता है? प्रोटोजोआ डिजीज से बिलोंग करता है। और कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? किंगडम प्रोटिस्टा। अब इसके दो हास्ट हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी टोटली डिपेंडेंट ऑन फीमेल एनाफेलिस मस्कीटो, जो सेकेंडरी होता है वो ह्यूमन बॉडी पे करता है। अब इसकी अगर आप आ जाए काजिस पे आ जाए, काजिस कौन कौन सी होगी? काजिस वही होगी, इसकी फीमेल एनाफेलिस मस्कीटो होगी। अगर रिस्क फैक्टर की बात आ जाए तो ऐसे है कि ऐसे एरिया से आप ट्रैवल करके आए हो जहाँ मलेरिया बहुत कॉमन है। ठीक है, ट्रैवलिंग टू सच एरिया वेयर मलेरिया इज़ वेरी कॉमन। प्रेगनेंट लेडीज़ में हो सकता है। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं 5 साल से कम जिनकी उम्र होती है उन लोगों को हो सकता है, उन बच्चों को हो सकता है। इसके अलावा जिनको HIV होता है या एड्स होता है उन लोगों को मलेरिया होने का खतरा हो सकता है। तो अगर हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी आ सकता है, इन्फेक्टेड ब्लड में भी आ सकता है, अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हो उसमें भी आ सकता है। इसके अलावा डायरेक्ट कंटेक्ट भी आ सकता है और माँ से बच्चे में भी मुंतकिल हो सकता है। ठीक है, तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन और रिस्क फैक्टर जो है मोस्ट कॉमन है। अब इसकी मेन चीज़ें आ जाती हैं, स्पीशीज आ जाती हैं। अब सबसे कॉमन जो मोस्ट कॉमन जो डेंजरस और जो मोस्ट कॉमन है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है। दिस इज द मोस्ट डेंजरस एंड मोस्ट कॉमन स्पीशीज जो ब्लैक वाटर फीवर भी काज करता है। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 7 to 14 डेज के दरमियान होता है। उसके बाद आ जाता है प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो ये जो 4 स्पीशीज हैं ये बहुत जो रेयर होती हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन जो स्पीशीज है जो आपको फर्स्ट बताई है वो होती है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। अब इसको हमने मजीद रूल आउट करने के लिए आप क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं जब भी डॉक्टर इसकी हिस्ट्री लेता है तो इसकी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन 3 ग्रुप्स में इसकी डिवीजन होती है। फर्स्ट जो होती है वो कोल्ड में होती है, सेकंड होती है हॉट में होती है और थर्ड जो होती है वो स्वेटिंग में होती है। मीन्स के मरीज को बुखार होगा, ठंड लगेगी, कपकपी होगी यानी कि फीवर विद चिल्स होगा, हाई ब्लड फीवर होगा, हेडेक हो जाएगा, स्वेटिंग हो जाएगी, स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी यानी कि स्प्लीन का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, अब्डोमिनल पेन होगा, उसके बाद फटीक हो सकती है, नॉजिया वोमिटिंग हो सकता है। इसके अलावा इसमें जो मेन चीज़ आ जाती है वेट लॉस होगा, ड्राई कफ होगा और पेशेंट का जो यूरिन होगा वो डार्क पिगमेंटेड यूरिन होगा। तो दीज ऑल क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। ठीक है, अभी मजीद क्लिनिकल प्रेजेंटेशन को रोल आउट करने के लिए हम इसको डायग्नोज कैसे करेंगे, ऐसे पेशेंट्स को आप डायग्नोज कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसकी हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री कैसे लेनी है भाई? उसकी ट्रैवल हिस्ट्री लेनी है, सेम लाइक जैसे हम फीवर की हिस्ट्री लेते हैं। हमने उसकी पूरी टोटल ट्रैवलिंग हिस्ट्री लेनी है। ठीक है, कि कौन से सिटी से या कौन से कंट्री से ट्रैवल कर गया। उसके बाद हमने उसका फिजिकल एग्जामिनेशन लेना। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने उसका अब्डोमेन को पल्पेट करके देखना है, रूल आउट करना है कि इसको स्प्लीनोमेगाली तो नहीं है, इसको हेपेटोमेगाली तो नहीं है। ठीक है, उसकी हिस्ट्री भी ले ली, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन भी हमने ले लिया। उसके बाद हमने इसके मलेरिया MP टेस्ट करना है, मलेरियल पैरासाइट टेस्ट या PCR करना है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, ताकि हम मलेरियल पैरासाइट को डिटेक्ट कर सकें। उसके बाद हमने सीरोलॉजी करवानी है ताकि हम एंटीबॉडीज की अच्छे तरीके से इसकी डिटेक्शन कर सकें। उसके बाद हमने नेक्स्ट टेस्ट करवाना है, ELISA टेस्ट करवाना है। तो ये हमने हिस्ट्री भी ले ली, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन भी ले लिया और उसके टेस्ट भी ले लिए। उसके बाद हमने इसको मैनेज कैसे करना है। अब बात यह है कि मैनेज कैसे करना है। अब स्पीशीज, हर स्पीशीज की अलग अलग ट्रीटमेंट होती है, लेकिन जो पाकिस्तान में मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट है वो है क्लोरोक्विन फास्फेट, प्राइमेथ्रिन फास्फेट। ठीक है जी, और इसकी रिकवरी जो होती है वो 1 to 2 वीक के दरमियान होती है। 1 to 2 वीक में पेशेंट रिकवर हो जाता है। ठीक है, अब इसकी कॉम्प्लिकेशन में आ जाता है स्प्लीनोमेगाली हो सकती है, हेपेटोमेगाली हो सकती है, ब्लैक वाटर फीवर हो सकता है और सेरेब्रल मलेरिया हो सकता है कि उसमें पेशेंट कंफ्यूज हो सकता है, पेशेंट कोमे में जा सकता है और मरीज की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो अब इसकी प्रिकॉशन में आ जाता है कि आपने हमेशा मस्कीटो नेट्स के अंडर सोना है। ठीक है, और जिधर भी पानी खड़ा होगा आपने उसे अवॉइड करना है, यानी कि स्टैग्नेंट वाटर शुड बी अवॉइडेड। ठीक है जी, उसके बाद आपने अपने अपर लिम्स को कवर करना है, फुल स्लीव्स वाले आपने जो क्लॉथ्स होते हैं उनको वियर करना है। थैंक यू।